हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में पूरी तरह से स्टडी किया जाता है और फिर हम लोग एक कंक्लूसिव डिसीजन पे पहुंचते हैं कि क्या हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है प्रेस्टीज रियल एस्टेट। तो इससे पहले कि हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करें, इसके बिजनेस के बारे में स्टडी करने से पहले अपने लोग एज यूजुअल पहले इसका थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखते हैं कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, इज इट वर्थ वाइल इन्वेस्टिंग और नॉट। ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद फिर इसके बिजनेस को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करंटली ये 458 पे ट्रेड कर रहा है इसका शेयर। इसका मार्केट कैप का बात करूं तो 18,350 करोड़ का करीब करीब मार्केट कैप है इसमें। करंटली 458 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। हाई इसने 555 रुपया का बनाया था, वहां से एक थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग को स्टॉक प्राइस में देखने मिला है और लो 375 रुपया का बनाया था। अगर पी का बात करें तो 34 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू इसका 227 है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड ओनली 8.5%, तो कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.09, तो ये भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। बट हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग जिस बिजनेस में, दैट इज रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो वो चीज के लिए हम लोग को बेनिफिट ऑफ डाउट कंपनी को देना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स का बात करें तो 40 करोड़ का शेयर है इसमें। ठीक है, 40 करोड़ शेयर है इसमें। सेल्स इनका सालाना 7,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। डेट का बात करें तो 7,250 करोड़ रुपया डेट है। पर आप डेट इक्विटी रेशियो देखिए तो वो काफी कंफर्टेबल है। 1 से कम है, 0.7 का डेट इक्विटी रेशियो है, विच इज क्वाइट कंफर्टेबल। प्राइस टू बुक का बात करें तो 2.02 है। मार्केट कैप टू सेल्स इज 2.62। तो ये दोनों वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव कंपनी ऐसा नहीं दिखती है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं इसके वैल्यूएशंस का बात करूं तो वैल्यूएशन ठीक ठाक रीजनेबल है। बहुत ज्यादा एकदम माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन पे भी नहीं है, तो ऐसा कोई ओवर वैल्यूड भी कंपनी फिलहाल नहीं दिखती है। कैश का बात करूं तो इनके बुक्स में ऑलरेडी 2170 रुपया, सॉरी 2171 करोड़ का कैश है इनके पास। तो डेट हम लोगों ने जहां बात किया था, इनका डेट हम लोग देखे थे कि डेट इज 7,250, तो 7,250 में करीब करीब 2,200 करोड़ के आसपास का तो कैश पड़ा है। तो नेट डेट का बात करूं तो 5,000 करोड़ का इनके पास नेट डेट बनता है। अच्छा, अब इसके टेक्निकल चार्ट पे अगर हम आ जाए, थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट को समझे, तो इसमें एक करेक्शन हुआ था। करेक्शन के बाद ये 50 और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करने लगा। धीरे धीरे यहां से ऊपर गया। अब यहां पर दोबारा से ये 50 डीएमए के आसपास यहां पर सपोर्ट ले रहा है। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ये 50 या 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस बैक देता है। तो अगर और थोड़ा करेक्शन आता है मार्केट में तो ये यहां से गिर के ये 200 डीएमए के आसपास फिर से सपोर्ट ले सकता है, या उससे भी थोड़ा सा नीचे जा सकता है। तो इट कैन बी, मतलब ये जो पुराना लो है अगर मैं इसका बात करूं, तो पुराना लो हम लोग देखते हैं इसका कितना था। तो ये जो पुराना लो 387 है। हो सकता है अगर मार्केट में करेक्शन आए तो ये दोबारा से एक बार अपने पुराने लो को टच करने का कोशिश करे और 387 तक जाने का कोशिश करे। तो करेक्शन वहां तक पॉसिबल हो सकता है अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो। पीयर कंपैरिजन का अगर मैं बात करूं, तो पीयर कंपैरिजन हम लोग देखेंगे और वैल्यूएशंस को कंपेयर करेंगे तो डीएलएफ का देखें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4.84, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 4.6। तो वहां डीएलएफ का डेट इक्विटी रेशियो इज 0.12। प्रेस्टीज का बात करें तो डेट इक्विटी 0.78, तो थोड़ा सा डीएलएफ के मुकाबले थोड़ा सा डेट हाई है। और बाकी अगर ओबरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी, फिनिक्स मिल के साथ भी कंपेयर करें तो डेट थोड़ा सा हाई है। पेग रेशियो देखें तो पेग रेशियो वाइज इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अगर फिनिक्स मिल का बात करें या गोदरेज प्रॉपर्टी का, तो वो लोग का तो पेग रेशियो और भी बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एंड इक्विटी इज बेटर देन डीएलएफ। और ओबरॉय का सबसे अच्छा है, यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओबरॉय सबसे अच्छा देता है। और ये उसके बाद जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, इसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है। बट अगर अ, इसका बात करूं तो इसका बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, डीएलएफ से बेटर है, गोदरेज से बेटर है, फिनिक्स मिल से भी बेटर है।
ईवी बाई ईबिटा का वैल्यूएशन देखें तो काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी हम लोग को मिल रही है। डीएलएफ इज 46, ओबरॉय इज 20, गोदरेज इज 55, फिनिक्स मिल इज 26 ऑलमोस्ट, और ये 12 के ईवी बाई ईबिटा पे मिल रही है। तो कंपनी इस मामले में वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज जो हम लोग को नोट करना है वो है करंट मार्केट प्राइस बाय बुक वैल्यू, यानी प्राइस टू बुक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्राइस टू बुक में भी अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ 2.02 के प्राइस टू बुक में मिल रहा है, जबकि कंपैरेटिवली देखें तो ओबरॉय 3.57 है, गोदरेज 4.26 है, फिनिक्स मिल इज ऑल्सो 3.67, फिर ब्रिगेड का बात करें तो वो तो 4.53 है, सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो उस मामले में प्रेस्टीज का जो प्राइस टू बुक है वहां पर इसका वैल्यूएशन काफी रिजनेबल दिखता है। और नॉर्मली जब हम लोग रियल एस्टेट को वैल्यू करते हैं ना तो हम लोग प्राइस टू बुक का वैल्यूएशन देखते हैं, ना कि हम लोग प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस टू अर्निंग्स रियल एस्टेट में मैटर नहीं करता। तो प्राइस टू बुक इज वन पैरामीटर जो हम लोग जनरली चेक करते हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस का बात करें तो जून में नंबर्स थोड़े से डाउन हुए हैं, बट अगर आप जून का नंबर्स पिछले जून से कंपेयर करके देखेंगे तो पिछला जून में 1400 करोड़ का टर्नओवर था। उसके पहले वाले जून को तो ना भी देखे तो चलेगा क्योंकि लॉकडाउन था। प्री कोविड का अगर मैं बात करूं तो प्री कोविड का फर्स्ट क्वार्टर जो था उसमें 1540 करोड़ का टर्नओवर था। तो प्री कोविड से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस अभी आया है और ये टर्नओवर 1938 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मैं बात करूं तो प्री कोविड में ये 34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था। अभी यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा डिप हुआ और ये 24% हो गया। तो अगर हम लोग सस्टेनेबल मार्जिन देखें तो 23-24% का ही सस्टेनेबल मार्जिन कंपनी पिछले काफी क्वार्टर से करती आ रही है। इंटरेस्ट का बात करें तो सालाना, अभी जैसे जो सालाना तो नहीं, क्वार्टरली इनका 170-180 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट का खर्चा है। तो पिछले 2 क्वार्टर का एवरेज निकाले तो 180 करोड़ रुपया पर क्वार्टर इनका इंटरेस्ट पेमेंट का खर्चा आता है। अगर ईपीएस का बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का ठीक ठाक है। अगर पिछले क्वार्टर में मार्च में देखें तो 23 रुपया का अर्निंग आया था। ठीक है, बहुत ज्यादा अर्निंग हो गया था पिछले बार। क्यों हुआ था? बिकॉज देर वॉज एन एक्सेप्शनल आइटम अदर इनकम 900 करोड़। तो 900 करोड़ के अदर इनकम को अगर हम हटा दें यहाँ पर तो ये जो प्रॉफिट है ये कम हो जाएगा और अगेन यहाँ पर अर्निंग्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग कभी भी जब एनालाइज करते हैं नंबर्स को तो अदर इनकम में कोई एक्सेप्शनल इनकम ना हो उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शनल इनकम हुआ इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अब ये अदर इनकम क्या चीज का है एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द अदर इनकम ऑल अबाउट। कि एक्सेप्शनल आइटम उसमें 800 करोड़ का है, 95 करोड़ इज नॉर्मल अदर इनकम। तो नॉर्मल अदर इनकम जो इनका बोलना है कि हम लोग का बिजनेस का पार्ट है, तो ये नॉर्मल अदर इनकम हम लोग का ठीक है। तो अगर हम लोग इसको नेग्लेक्ट भी करें तो 800 करोड़ का प्रॉफिट को यहाँ नेग्लेक्ट करके एडजस्टेड कैलकुलेशन हम लोग को करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनका जो अर्निंग्स है नॉर्मली 2 से 2.5 रुपया पर क्वार्टर होता है। ये वाले क्वार्टर में इनका 5 रुपया का अर्निंग आया है, विच इज वेरी गुड। तो जून में अगर 5 रुपया का अर्निंग आया है तो ये खराब नहीं है। उसमें भी अगर हम लोग देखें तो अदर इनकम 223 करोड़ का है। तो इसमें भी अगर अदर इनकम 223 करोड़ का है तो इसमें एक्सेप्शनल आइटम 150 करोड़ है। तो इसको भी अगर हम इग्नोर कर दें तो हम लोग देखेंगे कि जेन्युइनली 2 से 2.5 रुपया पर क्वार्टर इसका रेवेन्यू है। तो 2 से 2.5 रुपया यानी करीब करीब साल का 10 से 12 रुपया का इसका अर्निंग बनता है। ठीक है, ओवरऑल देखें 2022 में तो इन्होंने 28 रुपया का अर्निंग किया है, जबकि उसके पहले मार्च 21 में इनका 69 करोड़ का अर्निंग था। तो सॉरी 69 करोड़ बोल रहा हूँ, माई मिस्टेक, 69.4 का अर्निंग पर शेयर था मार्च 21 के रेवेन्यू में, जबकि मार्च 22 में ये कितना है, ये 28 रुपया 70 पैसा है। उसके पहले अगर देखें तो इन लोग का ईयरली इनकम या ईपीएस कितना आता है, 10-11 रुपया के रेंज में रहता है। तो ये दोनों साल ज्यादा आने का रीजन क्या है? बिकॉज इनका अदर इनकम काफी बढ़ गया। तो ये अदर इनकम का जो एक्सेप्शनल आइटम से अर्निंग आया है उसके वजह से पिछले 2 साल से अर्निंग पर शेयर बहुत हाई दिख रहा है। तो हम लोग को ये एक्सेप्शनल आइटम को इग्नोर करके कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि साल का जेन्युइन ईपीएस जो है वो 11 से 12 रुपया का जेन्युइन ईपीएस है। फिर इनका सेल्स ग्रोथ का बात करें तो पिछले 3 साल में 7% का कैगर से ग्रो किया है, 5 साल में 6% के कैगर से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो पिछले 3 साल में 15% का ग्रोथ हुआ है, 5 साल में भी 15% के कैगर से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है। स्टॉक प्राइस का कैगर का बात करें तो पिछले 3 साल में 18% के कैगर से स्टॉक प्राइस ग्रो किया। बैलेंस शीट में आता है तो बैलेंस शीट में इनका बोरोइंग्स जो है आज के डेट में 7,250 करोड़ है।
पिछले साल ये घट के 4,755 करोड़ हो गया था। तो ये 7,250 करोड़ में 2,200 करोड़ रुपए के आसपास कैश पड़ा है बुक्स में। और बोरोइंग्स में भी अगर हम लोग देखें तो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो 2,500 करोड़ का है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग इनका 4,000 करोड़ का। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ा ही है, पर अगर मार्च 2020 का बात करूं तो उसके मुकाबले थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो क्या होता है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएगा ये पेमेंट ये लोग करते जाएंगे तो ये दोबारा से कम हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो एक तरह से बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसा रहता है, और उसको कम करने के लिए कंपनी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस अगर देखें तो 1,725 करोड़ का करंट वर्क इन प्रोग्रेस इनके फिक्स्ड एसेट में है। असेट्स का अगर अगर करंट एसेट का बात करें तो इनके पास 11,560 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। तो इतना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है कि ये लोग बेच के कभी भी चाहे तो अपना डेट चुका सकते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है कि शॉर्ट टर्म डेट या लॉन्ग टर्म डेट इतना ज्यादा भी है तो इनके पास उतना इन्वेंट्री पड़ा है कि ये लोग कभी भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर ट्रेड रिसीवेबल का बात करूं तो 1,420 करोड़ का इनके पास ट्रेड रिसीवेबल है। कैश इनके पास ऑलमोस्ट 2,200 करोड़ का कैश पड़ा है। 5,000 करोड़ तो लोन्स एंड एडवांसेस में दे रखे हैं, मे भी अपने सब्सिडरीज को दे रखे हैं। क्योंकि ये लोग क्या होता है, रियल एस्टेट बिजनेस में क्या होता है, एक ही कंपनी के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स नहीं लेते। आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, बहुत बार देखा जाता है कि कंपनी अपनी सब्सिडरी के थ्रू प्रोजेक्ट्स लेता है, और फिर सब्सिडरी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए इसलिए उनको लोन्स एंड एडवांसेस होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी देता है। तो ये जो 5,000 करोड़ का लोन्स एंड एडवांसेज है बेसिकली क्या है, सब्सिडरी कंपनीज को गया होगा या दिया गया है, और वो सब्सिडरी कंपनी इनके लिए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेगी। कैश फ्लो का बात करें तो कैश फ्लो ऑपरेशन इस 2,140 करोड़ का कैश फ्लो ऑपरेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। फिर यहाँ पर अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बात करें तो 2,270 करोड़ का तो इन लोग फिक्स्ड एसेट खरीद लिए हैं, और 1,744 करोड़ का इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट यानी किसी और को इन्होंने लोन दिया है या अपने सब्सिडरी को ये लोग लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नंबर्स नेगेटिव दिख रहा है, 4,000 करोड़ का माइनस दिख रहा है क्योंकि पैसा यूटिलाइज हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बात करें तो 1,500 ऑलमोस्ट 1,600 करोड़ पॉजिटिव है, यानी इनके पास पैसा आया है। कहां से आया होगा पैसा, बोरोइंग से इन्होंने 3,400 करोड़ लिया है, 1,400 करोड़ का पेमेंट किया है, तो नेट एंड नेट 2,000 करोड़ का तो बोरोइंग से एक्स्ट्रा रुपया है। उसमें से 534 करोड़ का इन्होंने पेमेंट कर दिया, तो 1,500 करोड़ 1,500 1,600 करोड़ का एक्स्ट्रा बोरोइंग इनका आया है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा पैसा इनके पास बचा हुआ है। रेशियोज का बात करें तो रियल एस्टेट में तो वैसे रेशियोज बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता, क्योंकि कैश कन्वर्सन साइकिल अब देखो तो यहाँ 6,900 दिन है, तो ये सब कोई उतना मैटर नहीं करता है रियल एस्टेट में। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि इनके कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से कितना आगे चल के कैश फ्लो जनरेट करेंगे। तो कैश फ्लो इज मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर व्हेन यू जब भी हम लोग क्या करते हैं रियल एस्टेट कंपनी को एनालाइज करते हैं, तो कैश फ्लो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर के पास करीब करीब 65.5% होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 24% के आसपास है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास अभी इन्होंने स्टेक बढ़ाया, आप देखिए किस तरह से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने जून 2021 से रेगुलरली अपना होल्डिंग बढ़ाते 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 आज 7.6% कर लिया, और पब्लिक के हाथ में हार्डली कोई शेयर है, 3.2% होल्डिंग है, तो पब्लिक के पास में तो है नहीं। तो ये आप समझ जाइए कि कंपनी का पेडिग्री कितना अच्छा होगा, कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो HNI कैटेगरीज बोल लीजिए या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब यही लोग आपस में लेके रखे हैं। तो यानी कंपनी का पेडिग्री इसी चीज से समझ में आता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें कितने ज्यादा इन्वॉल्व है या कितने ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो ये तो था कंपनी के फंडामेंटल्स का भाग, जहां हम लोगों ने उसके नंबर्स को समझा। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बिजनेस को डीपली समझते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या इसके पोटेंशियल है आगे चल के, क्या इनका कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स, कितना प्रोजेक्ट्स चल रहा है, और किस तरह से ये लोग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का प्लान बना रखे हैं। बट इससे पहले आगे चले 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा, और बताना चाहूंगा कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और भी जो जो वीडियोस हम लोग बनाएं उसके नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते हैं। और नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले उसके लिए बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, और उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है ना उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तब आपको क्या है नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिलेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें भी काफी मोटिवेशन मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है।
अगर आपको बेनिफिट होगा, हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लोग और भी ज्यादा अच्छे अच्छे कंपनीज पे और भी मेहनत करके और डीप डाइव एनालिसिस करके वीडियोस बनाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट को ले सकें, वो भी बिजनेस का आइडियाज ले सकें, स्टॉक मार्केट में प्रॉपर इन्वेस्टिंग कर सकें। विदाउट नॉलेज इन्वेस्टिंग नहीं करें। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स लोग ज्यादातर कहां पर नुकसान करते हैं कि हम लोग नॉलेज लेने से पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग किसी के टिप के भरोसे में इन्वेस्ट करते हैं, और वो मैं नहीं चाहता कि हम लोग करें और हम लोग अपना हार्ड एंड मनी को स्टॉक मार्केट में लूज करें। तो ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है, या जो हम लोग रिसर्च करके मैं डाल रहा हूँ, उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी मार्केट में पैसा लगाएं तो कंप्लीट नॉलेज के साथ पैसा लगाएं, अपना खुद का नॉलेज बिल्डअप करें, अपने आप को एम्पावर करें, अपना फंडामेंटल्स डेवलप करके फिर एक कन्विक्शन के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। वरना क्या होगा, हम लोग को फिर स्टॉक मार्केट में नुकसान होने से अदरवाइज बचना मुश्किल है। अगर हम लोग अपना नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे ना, तो स्टॉक मार्केट में जैसा मैंने पहले भी बताया, हर जगह पे ट्रैप है। आप यूट्यूब में भी जाएंगे तो बहुत सारे चैनल्स है जहां पर आपको ट्रैप किया जाता है। मीडिया का तो क्या बोलना, मीडिया तो कम्प्लीटली पेड मीडिया है, तो उसके बारे में तो ज्यादा कमेंट करके कोई फायदा ही नहीं है। वो तो रिटेलर्स को ट्रैप करना ही मेन है। आप जब भी देखो, मीडिया के थ्रू जनरली रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। तो आप अपना नॉलेज लीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपने कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करिए, तभी हम लोग दो पैसा कमा पाएंगे मार्केट में, अदरवाइज बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में। ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी क्या है, 35 साल से ये लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, 35 साल से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, और 771 प्रोजेक्ट्स ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि 771 प्रोजेक्ट इन लोगों ने कंप्लीट किया है। 151 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया इन लोगों ने डेवलप कर दिया। ठीक है, और 12 सिटीज में इनका प्रेजेंस है जहां पर ये लोग काम करते हैं। अगर बोर्ड का बात करें तो आप देखिए, मिस्टर इरफान रजाक जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के। ठीक है, फिर डॉक्टर रजवान रजाक जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, नोमान रजाक, उजमा इरफान, जगीश जगदीश रेड्डी, बीके कोशी, नूर अहमद जफर, डॉक्टर पंगल, रघुनाथन नायक एंड नीलम छिब्बर। तो ये पूरा बोर्ड मेंबर्स है, और ये लोग काफी एक्सपीरियंस्ड है। पिछले 30 30 35 35 साल से वो लोग रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो इनको पूरा आइडिया हो चुका है कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छा बात है, इतने साल जब आप कोई बिजनेस कर लेते हैं ना, और बिजनेस करके आप सरवाइव कर लेते हैं, तो सबसे अच्छा चीज ये होता है कि आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, कि आप बिजनेस के अप साइकिल को भी देख चुके हैं पास्ट में, आपने बिजनेस का डाउन साइकिल भी देखा है। तो आप जानते हैं कि अप साइकिल में क्या गलती नहीं करना है, और डाउन साइकिल में आपको क्या सही काम करना है। तो ये एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट फ्यूचर के लिए बहुत काम आता है, और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट होने का ये सबसे बड़ा फायदा मिलता है। अगर देखें इनका जर्नी का बात करें, तो अभी तक इन लोगों ने 271 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है, 151 मिलियन स्क्वायर फीट का जगह पे ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। 134 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है, 116 कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में 103 मिलियन स्क्वायर फीट जगह बना चुके हैं, और कमर्शियल में 37 मिलियन स्क्वायर फीट। 12 रिटेल है, मतलब अगर कमर्शियल का बात करें तो 12 रिटेल में है, और 9 हॉस्पिटैलिटी में प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। तो 8 मिलियन स्क्वायर फीट का रिटेल काम कर चुके हैं, और 4 मिलियन स्क्वायर फीट का हॉस्पिटैलिटी में डेवलपमेंट कर चुके हैं। अब आते हैं इन्होंने अभी क्या करना है और आगे का क्या प्लान है। तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो ऑन गोइंग इन द पाइपलाइन, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि पाइपलाइन में कितना प्रोजेक्ट है, तो इनके पाइपलाइन में 159 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन अभी पाइपलाइन में। उसमें 75 मिलियन स्क्वायर फीट का जो काम है, 48 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर आपके 48 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो वहां पर आपका 75 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 51 प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर प्लानिंग स्टेज में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग स्टेज? प्लानिंग स्टेज का मतलब होता है कि ये प्रोजेक्ट्स इनको करना है, पर वहां पर अभी क्या हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी उसका डिजाइनिंग बन रहा है। क्या होता है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऐसे ही थोड़ी चालू हो जाता है कि जब मन किया चलो आज से स्टार्ट करते हैं, मिस्त्री बुलाया और काम चालू कर दिया। नहीं, आपको पूरा वो जो बिल्डिंग का मॉडल बनाना पड़ता है, उसका डिजाइन बनाना पड़ता है, उसका मेजरमेंट पहले से सब कुछ करना पड़ता है। जब सब कुछ फाइनल हो जाता है और बोर्ड से अप्रूवल मिल जाता है, तब आप एक्चुअली पहला पत्थर
वहां पर जमीन में लगाते हैं। तो अभी ये जो 51 प्रोजेक्ट्स है ये प्लानिंग स्टेज में है, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 84 मिलियन स्क्वायर फीट का ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जो अभी प्लानिंग स्टेज में है। लैंड बैंक का बात करें तो 375 एकड़ जमीन अभी इनके पास पड़ा हुआ है, जहां पर आगे चल के और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितना बड़ा लैंड बैंक है और उसमें कितना बड़ा डेवलपमेंट का पोटेंशियल छुपा है। फिर ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन का बात करें तो दे आर मेनली इनटू बैंगलोर। तो बैंगलोर में इनका मेन जो डेवलपमेंट होता है, बैंगलोर से इनका 67% ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैंगलोर में। हैदराबाद में 4% है, चेन्नई में 2% है, फिर कोची में 1% है, मैंगलोर में 1% है, गोवा में 1% है, महाराष्ट्र में 24% है। तो मेन अगर बोले तो इनका दो मेन एरिया है, एक बैंगलोर में इनका काफी होल्ड है और दूसरा महाराष्ट्र में। तो बैंगलोर और महाराष्ट्र मिला के इनके करीब करीब 90-91% का बिजनेस वहीं से आता है। फिर बात करते हैं लॉन्चेस का, कि इन्होंने 2023 का फर्स्ट क्वार्टर में क्या क्या लॉन्चेस कर चुके हैं। तो इन लोगों ने टोटल 9.67 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट इस क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में लॉन्च कर दिया है, और 0.78 मिलियन स्क्वायर फीट का जो प्रोजेक्ट है वो लोग इस क्वार्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में कितना एरिया डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट किया यानी लॉन्च किया है अभी। ठीक है। फिर सेगमेंट वाइज अगर रिजल्ट का बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू और क्या प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑफिस, इनका सेगमेंट क्या क्या है, ऑफिस स्पेस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, सर्विसेज, रेसिडेंशियल्स एंड अदर्स। तो ऑफिस से 410 करोड़ का रेवेन्यू है, रिटेल से 132 करोड़ का रेवेन्यू है, हॉस्पिटैलिटी से 1472 करोड़ का रेवेन्यू है, सर्विसेज से 1580 करोड़ के आसपास, और रेसिडेंशियल से 14,884 करोड़। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनका मेन जो रेवेन्यू आता है वो कहां से आता है, रेसिडेंशियल से आता है। उसके बाद इनका हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज से आता है, बाकी बहुत छोटा मोटा है। तो ऑल टुगेदर इनका जो रेवेन्यू है 19,385 करोड़ का रेवेन्यू है। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, ये जो मैं करोड़ बोल रहा हूँ ये सारे मिलियंस में है, प्लीज टेक इट एज करेक्शन। तो ये 19,000 नहीं है, ये 1938 करोड़ है। सो आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, मिलियंस में होगा, ये मैं क्रोर्स में बोलते जा रहा हूँ, ये मिलियंस में होगा। ठीक है। तो 1938 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू है क्वार्टर वन। इबिटा का मैं बात करूं तो 74% का इबिटा मार्जिन है ऑफिस स्पेस से, रिटेल स्पेस से 61% का है, हॉस्पिटैलिटी से 35% का है, सर्विसेज से 17% का है, रेसिडेंशियल में 17% का है, और अदर्स में, अदर्स शायद रेंटल इनकम है। व्हेन आई से अदर्स, ये अदर्स का मतलब रेंटल इनकम होता है, तो वहां पूरा 100% का इनका इबिटा मार्जिन। तो ओवरऑल सारे सेगमेंट मिला के 24% का इबिटा मार्जिन। फिर अगर मैं प्रॉफिट का बात करूं तो ऑफिस स्पेस, नेट प्रॉफिट का डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं। तो नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो ऑफिस स्पेस प्रॉफिट में है, रिटेल इनके लॉस में जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी लॉस में जा रहा है, सर्विसेज इनका प्रॉफिट में है, रेसिडेंशियल इनका मेन प्रॉफिट में। तो रेसिडेंशियल से 123 करोड़ का पैट जो आता है वो करीब करीब रेसिडेंशियल से ही आता है। और ऑल अदर्स से कितना आता है, अदर्स से 121 करोड़ का प्रॉफिट इनका अदर्स से, अदर्स यानी कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल हो सकता है। फिर टोटल इनका जो प्रॉफिट आया 251 करोड़ का प्रॉफिट आया। कैपिटल इंप्लॉयड, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे आपको डेट के बारे में काफी नॉलेज मिलेगा। तो नॉट ओनली फ्रॉम द कंपनीज परस्पेक्टिव, नॉलेज परस्पेक्टिव से इसको जरूर देखिएगा कि कैसे एक रियल एस्टेट कंपनी में हम लोग डेट को एनालाइज करते हैं या कैपिटल इंप्लॉयड को एनालाइज करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। इनका इक्विटी का मैं बात करता हूँ, टोटल का बात करेंगे, इंडिविजुअल का बात नहीं करेंगे। तो टोटल इनके जो है 9,300 करोड़ के आसपास का इक्विटी। डेट जो है, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स दोनों मिला के मैं बात कर। फिर डेट जो है उसमें ऑनगोइंग केपेक्स, मतलब डेट बोल रहा है, डेट इज इंक्लूडिंग ऑनगोइंग केपेक्स, यानी अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके वजह से जो जो डेट हम लोग को लेना पड़ा है दैट इज इंक्लूडेड। तो उसका डेट कितना है, वो करीब करीब 5,340 करोड़ के आसपास का डेट है। ठीक है। डेट टेकन फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, उसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए कितना डेट लिया हुआ है, 1,012 करोड़ के आसपास का डेट जो है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए। तो यानी अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो इनका लॉन्ग टर्म डेट है वो कितना हो गया, 4,627 करोड़ का। ऑनगोइंग के अलावा जो लॉन्ग टर्म डेट कहीं ना कहीं कंपनी के बुक्स में है वो 4,627 करोड़ है।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर मैं बात करूं तो ये टोटल हो जाएगा इक्विटी प्लस डेट। तो ये मिला के जो कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का 14,939 करोड़ के आसपास का कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। और बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन ऑनगोइंग केपेक्स प्रोजेक्ट। तो ऑनगोइंग केपेक्स प्रोजेक्ट पे कितना कैपिटल ऑलरेडी इंप्लॉय कर चुके हैं, उसमें ये लोग इंप्लॉय कर चुके हैं, बोल रहे हैं 4,590 करोड़ का ऐसा कैपिटल है जो हम लोग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे इंप्लॉय कर चुके हैं। उसमें इक्विटी भी है, डेट भी है। तो कैपिटल इंप्लॉयड एक्सक्लूडिंग, अगर ऑनगोइंग कैपेक्स को एक्सक्लूड करके बात करें तो कितना कैपिटल इंप्लॉयड हो गया इनके पास, ये इनके पास हो गया ये वाला अमाउंट, ये जो हम लोग को दिख रहा है दिस इज द अमाउंट, ये 10,347 करोड़ के आसपास जो है ये है कैपिटल इंप्लॉयड एक्सक्लूडिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो अब घुमा फिरा के पूरा बात करते हैं कि डेट, अगर एक्सक्लूडिंग हम लोग बात करें ऑनगोइंग कैपेक्स तो डेट कितना है 4,628 करोड़ के आसपास। इक्विटी कितना है 5,719 करोड़ या 5,720 करोड़। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बनता है इनका 18% के आसपास बनता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बनता है 24.5% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है। ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे बन रहा है, ये बेसिस पे बन रहा है ये जो इन लोगों ने ऑनगोइंग को एक्सक्लूड करके जो निकाला है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इबिटा बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनका कितना है, ये वाला फिगर है 14,940 करोड़, और इबिटा इनका कितना है, इबिटा हम लोग ऊपर में देख चुके हैं कितना कैलकुलेट किया है, तो उसके बेसिस पे। और रिटर्न ऑन इक्विटी इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी है इनका। अब आता है डेट प्रोफाइल का बात करते हो, तो डेट इनके बुक्स में नेट डेट कितना है 3,920 करोड़ के आसपास नेट डेट है। एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग 9.4%, तो इनका जो रेट ऑफ बोरोइंग है ये करीब करीब 9.4% का रेट ऑन एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग है। कहां पर किस प्रोजेक्ट में कितना डेट लिया हुआ है, तो जो प्रोजेक्ट डेट है जिसमें रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल आता है उसमें 39% ऑफ द डेट इज टेकन फॉर दिस प्रोजेक्ट्स। ऑफिस का जो पर्पस है उसके लिए 15% डेट लिया हुआ है ऑफिस पर्पस के लिए, रिटेल में 4% है, हॉस्पिटैलिटी में 17% है, रेंटल सिक्योरिटाइजेशन लोन जो है 10% का है, और 16% है प्रोजेक्ट रिसीवेबल डिस्काउंटिंग लोन। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट रिसीवेबल डिस्काउंटिंग लोन, यानी जो कस्टमर से प्रोजेक्ट के तहत इनको पैसा रिसीवेबल है, एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग सब पढ़े होंगे कॉमर्स में। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पैसा इनको कस्टमर से लेना है उसको अगेंस्ट में वो लोग आज ही बैंक से वो पैसा उठा लेते हैं कि ये कस्टमर से जब आएगा तो आप ले लीजिएगा। तो उसको बोलते हैं कि जो रिसीवेबल्स है मेरे बुक्स में उसको मैंने आज ही बैंक में जाके डिस्काउंट करा ली। बैंक्स वालों को ये बोलते हैं, ये फैक्टरिंग सर्विस होता है कि भैया आपके बुक्स में डेट पड़ा है, बैंक वाला बोलता है ठीक है ये पैसा कुछ ब्याज व्याज काट के हम मेरे से ले लीजिए, हम डेटर से कलेक्ट कर लेंगे, या डेटर से जब पैसा आएगा तो मेरे को दे दीजिएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिसीवेबल डिस्काउंटिंग लोन। स्केल ऑफ ऑपरेशंस का आप देखो, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इनका 151 मिलियन स्क्वायर फीट का हो चुका है। उसमें रेसिडेंशियल कितना है, कमर्शियल कितना है, ये सब आप नंबर्स आप देख सकते हो। फिर ये 7.6 इज रिटेल एंड 3.7 इज हॉस्पिटैलिटी, ये सारे मिलियन स्क्वायर फीट्स में। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का बात करें तो करीब करीब 46 मिलियन स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल में, 24 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल में, 2.3 मिलियन इज इन रिटेल एंड 2.8 इन हॉस्पिटैलिटी। आगे चल के जो अपकमिंग 84 मिलियन स्क्वायर फीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, रिटेल में आएगा 59.2%, 18.8% आएगा हम लोग का कमर्शियल में, फिर रिटेल में आएगा 4.7 एंड 0.8 इज ए हॉस्पिटैलिटी। ये सारे मिलियन स्क्वायर फीट में। तो मैंने भूल से अगर कहीं परसेंटेज बोल दिया तो प्लीज एक्सक्यूज मी। तो ये 15.92 इज इन रेसिडेंशियल, फिर ये कमर्शियल, ये रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी। अब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का डिटेल देखते हैं कि कितना है। तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो ऑनगोइंग है अभी वो 46 मिलियन स्क्वायर फीट का है, जिसमें बेंगलुरु में 32 मिलियन स्क्वायर फीट है, मुंबई में 3.89 ऑलमोस्ट 4 मिलियन स्क्वायर फीट है, गोवा में एक छोटा सा है, हैदराबाद में 4.4 मिलियन स्क्वायर फीट है, चेन्नई में 0.91, कोची में 2.35, मंगलुरु में 1.36 एंड ऊटी में। तो बेसिकली अगर ओवरऑल देखें तो इनका बेंगलुरु में मेन प्रोजेक्ट है, मुंबई में है और हैदराबाद में, उसके अलावा सब जगह बहुत छोटा छोटा है। कैश फ्लो, इसको बहुत अच्छा से समझिएगा, दिस इज अगेन समथिंग विच वी नीड टू स्टडी, हम लोग को पढ़ना चाहिए, इससे बहुत नॉलेज मिलेगा
कि कैसे कैश फ्लो डिटरमाइन करते हैं कि हम लोग का अभी तक जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका और जो ऑनगोइंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उससे कितना कैश फ्लो का एक्सपेक्टेशन है। तो टोटल डेवलपेबल डेवलपेबल एरिया जो है 84.22 मिलियन स्क्वायर फीट है। उसमें कार पार्क एरिया, टोटल सेलेबल एरिया, तो कार पार्क तो माइनस हो जाता है, तो बेचने लायक एरिया जो है 60.34 मिलियन स्क्वायर फीट है। उसमें पीजी यानी प्रेस्टीज का जो शेयर है वो 48.84 है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू इनका जो आता है वो ये आता है, ये सब मिलियंस में प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो ये 3,56,991 मिलियंस है, जिसमें इतना ऑलरेडी ये लोग सेल कर चुके हैं। तो स्टॉक में जो बैलेंस इनके पास पड़ा हुआ है वो 9.31 मिलियन स्क्वायर फीट है। उसका स्टॉक का वैल्यू कितना है? 77,400, यानी एक तरह से 7,740 करोड़। रिफंडेबल डिपॉजिट जो आएगा 2,360 मिलियन का आएगा। तो प्रोजेक्ट से इनफ्लो जो एक्सपेक्टेड है, जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनफ्लो, तो वो कितना है? 1,72,944 मिलियन का इनफ्लो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अभी जो कुछ कुछ प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग है उसमें फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट कितना आएगा? 2,32,862 मिलियन। और कॉस्ट इनकर्ड ऑलरेडी जो ये लोग कर चुके हैं 1,43,000। तो बैलेंस और कितना खर्चा करना है इनको? 89,820 मिलियन इनको खर्चा करना है। तो बैलेंस कितना आने वाला है? 1,72,944। बैलेंस और कितना खर्चा होने वाला है? 89,820। तो फ्री कैश फ्लो जो ये लोग जनरेट करेंगे, ये करीब करीब 8,312 करोड़ का फ्री कैश फ्लो ये लोग जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कहां से कितना कलेक्शन आने वाला है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट में इन लोग ग्राफ भी दिए हैं कि कहां से कितना रुपया आने वाला है। तो इसको भी आप देख सकते हो कि बैलेंस टू कलेक्ट, कितना रुपया कलेक्शन बाकी है। स्टॉक में इतना माल पड़ा है जो अभी तक बिका नहीं है, वो बिकेगा तो इतना कैश आएगा। ये क्या है? ये माल बिक चुका है, डेटर से। दिस इज द डेटर, डेटर से इतना रुपया आना है। ये इन्वेंट्री है कि ये माल अभी बिका ही नहीं है, ये बिकेगा तब इतना रुपया आएगा। और ये रिफंडेबल डिपॉजिट है कि इतना रुपया रिफंड करना है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के मेरे पास इतना रुपया आएगा। ठीक है, रिफंडेबल डिपॉजिट का मतलब कहीं ना कहीं है कि ये लोग कहीं पर कुछ डिपॉजिट दे रखे हैं जहां से रिफंड आने वाला है। तो रिफंडेबल डिपॉजिट का मतलब यही होता है कि इन लोगों ने कहीं कुछ एडवांस दिया, वहां से इतना रुपया वापस आएगा, जिसमें खर्चा कितना होगा? जो बाकी प्रोजेक्ट्स है उसमें खर्चा होगा ये वाला रुपया। तो बैलेंस इतना कैश फ्लो दे आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अब कौन सा लग्जरी प्रोजेक्ट में कितना एरिया है, मिड इनकम में कितना है, कमर्शियल में कितना है, ये आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख सकते हैं अगर आप डिटेल देखना चाहें। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल, अपकमिंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। अपकमिंग मतलब जिसपे प्लानिंग चल रहा है। तो प्लानिंग जो चल रहा है उसमें 59 मिलियन स्क्वायर फीट का प्लानिंग चल रहा है। तो उसमें 26.45 मिलियन स्क्वायर फीट बेंगलुरु में आएगा कंस्ट्रक्शन। 13.62 मिलियन स्क्वायर फीट मुंबई में आएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसमें आप देखिएगा तो मुंबई का बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, ओनली 3.89% स्टेक है ना। 3.89 मिलियन स्क्वायर फीट मुंबई में अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। पर आने वाले समय में मुंबई कितना हो जाएगा? इनका जो प्लानिंग स्टेज में, दैट इज 13.62, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स डेवलपमेंट एरिया मुंबई में बढ़ जाएगा। और इसके पीछे जो रीजन है, जहां तक मुझे याद है, इन्होंने डीबी रियलिटी से कुछ जमीन खरीदा था। डीबी रियलिटी फेल होने वाली थी, तो उनका जमीन इन्होंने शायद ज्वाइंट वेंचर किया है या फिर उनसे जमीन कुछ एक्वायर कर लिया है। उसके वजह से मुंबई का काफी लैंड इनको मिला है। और वो वहां पर क्या हो रहा है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ये दिख रहा है कि 13.6 मिलियन स्क्वायर फीट का ये लोग प्रोजेक्ट मुंबई में लेके आए। नेक्स्ट बात करते हैं नोएडा का। तो नोएडा में बहुत ज्यादा नहीं है, 3 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास है। हैदराबाद में 10.2 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट फ्यूचर में आएगा। चेन्नई में 4.5 और कैलिकट में 1.5। तो मेन हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर में बड़े बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, जिसपे अभी, जो कि अभी प्लानिंग स्टेज में। कैश फ्लो जो जनरेट होगा अपकमिंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से, तो सेम कैलकुलेशन आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना होगा? ये 1,23,582 मिलियन है, यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं 12,358 करोड़ रुपया। इतना रुपया इनका पॉजिटिव कैश फ्लो आगे चल के क्रिएट होगा। अभी नहीं, इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 1-2 साल में हो जाएगा। अभी तो ये प्लानिंग स्टेज में, इसको कंस्ट्रक्शन में आते आते नेक्स्ट 5 साल लग जाएगा। कमर्शियल सेगमेंट का बात करें तो 116 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, 37 मिलियन
स्क्वायर फीट का ये लोग काम कर चुके हैं। 14 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। एक 1575 मिलियन एग्जिट रेंटल से आएगा अपकमिंग। 19 मिलियन का प्रोजेक्ट अपकमिंग है। रुपीज में है कि हाँ ये रुपीज में है, तो इतना मिलियन का जो रेवेन्यू है ये अपकमिंग से आने का है। एग्जिट रेंटल से इनका 157 करोड़ रुपया आगे चल के कलेक्शन आ सकता है रेंटल से। तो इसका डिटेल देखते हैं कि रेंटल से अभी कितना आ रहा है। अभी जो कमर्शियल इनके पास जो प्रोजेक्ट है उससे जो रेंटल इनकम ये लोग जनरेट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 157 करोड़ के आसपास का एग्जिट रेंटल अभी इनके पास आ रहा है। ठीक है। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये अभी कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है जहां से 157 करोड़ का रेंटल आ सकता है। ये अभी आ नहीं रहा है, ये आ सकता है। तो कमर्शियल पोर्टफोलियो का पोटेंशियल अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल पोर्टफोलियो का इनका पोटेंशियल 30 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रॉस लीजेबल एरिया, इतना का पोटेंशियल है। तो इसको ध्यान से समझते हैं। तो ग्रॉस लीजेबल एरिया इनके पास जो ऑपरेटिंग है वो 3.49 मिलियन स्क्वायर फीट है। ऑनगोइंग इनके पास 11.87 मिलियन स्क्वायर फीट अभी प्रोजेक्ट्स है जो ऑनगोइंग है। तो ग्रॉस लीजेबल एरिया मतलब इतना प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है जहां पर वो लोग भाड़ा पे लगा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल ऑलमोस्ट 12 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया ये लोग भाड़ा पे लगा सकेंगे। और जो प्लानिंग स्टेज में है उसमें करीब करीब 15 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया ऐसा है जो ये लोग अभी प्लानिंग स्टेज में। तो टोटल 30 मिलियन स्क्वायर फीट ऐसा जगह है जो भाड़ा पे आगे चल के लग सकता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का बात करें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी प्रेस्टीज ग्रुप का उसमें क्या इंटरेस्ट है। तो 30 मिलियन स्क्वायर फीट में ऑल टुगेदर आप ब्रेकअप देख लो यहाँ पर 18.69 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया जो है उसमें प्रेस्टीज का खुद का इंटरेस्ट है। तो उससे टोटल रेंट ये जो पूरा प्रोजेक्ट 30 मिलियन का है उससे कितना रेंटल एक्सपेक्टेड है, 4,812 करोड़ का रेंटल एक्सपेक्टेड है। उसमें प्रेस्टीज का हिस्सा कितना होगा, 2,631 करोड़ रुपया प्रेस्टीज को रेंटल इनकम आगे चल के आ सकता है। जब ये सारे अपकमिंग जो प्लानिंग स्टेज में प्रोजेक्ट है वो भी जब कंप्लीट हो जाएंगे ना तब इतना रेंटल इनकम प्रेस्टीज जनरेट कर सकती है। रिटेल सेगमेंट का बात करें तो 12 प्रोजेक्ट इन लोगों ने कंप्लीट किया है, 2 ऑनगोइंग है और 4 अपकमिंग है। ये एरिया आप देख सकते हैं 787 मिलियन एग्जिट रेंटल है, यानी यहां से इनका 87 करोड़ रुपया रेंटल इनकम अभी आता है। और आगे चल के जो इंक्रीमेंटल रेंटल हो सकता है जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां से करीब करीब 135 करोड़ रुपया और रेंटल इनकम आ सकेगा। तो अभी जो करीब करीब मैं राउंड फिगर में अगर बात करूं तो 80 करोड़ रुपया रेंटल आता है इनका साल का, वो बढ़ के वहां से 135 करोड़ रुपया और ऐड हो जाएगा। तो ये यहां से कितना हो जाएगा, 215 करोड़ रुपया रेंटल इनकम खाली रेसिडेंशियल से इनका साल का आने लगेगा। दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। ऑनगोइंग रेंटल का बात करें तो 2.3 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया ऑनगोइंग रेंटल में है और अपकमिंग रेंटल में 4.75 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया अपकमिंग है। आप ब्रेकअप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि कितना कितना एरिया कहां पर अपकमिंग है। तो एग्जिट रेंटल का अगर मैं बात करूं तो अभी इनके पास कितना यहां से रेवेन्यू आ रहा है जो मैंने बताया, अभी इनके पास 78.7 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। तो राउंड फिगर में 80 करोड़ का रेवेन्यू अभी इनका रेसिडेंट ये रेंटल इनकम से, रिटेल के रेंटल इनकम से आ रहा है। आगे चल के और कितना आ सकता है, 138 करोड़ का और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इनके पास आ सकता है जो मैंने बताया। तो रिटेल पोर्टफोलियो का टोटल कितना हो जाएगा, ग्रॉस लीजेबल एरिया 9 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास हो जाएगा। तो ग्रॉस लीजेबल एरिया 9 मिलियन स्क्वायर फीट है, उसमें प्रेस्टीज का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कितना है, 3.53 मिलियन स्क्वायर फीट। तो टोटल रेंटल आएगा 986 करोड़, जिसमें इनके हिस्सा में आना चाहिए 390 करोड़। जब ये पूरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग प्लानिंग वाले प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब 390 करोड़ रुपया एक्सपेक्टेड है कि रेंटल आएगा। पर अभी जो ऊपर में जो कैलकुलेशन किए थे हम लोग सिर्फ ये दोनों का किए थे कि अभी ऑपरेटिंग से करीब करीब 80 करोड़ रुपया रेंटल इनकम आता है और आगे चल के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां से 139 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू और आता हुआ दिखेगा। पर अगर अपकमिंग जो अभी प्लानिंग स्टेज में वो भी जब कंप्लीट हो जाएगा आज से 3 साल 4 साल बाद, तो वहां से 172 करोड़ का और रेंटल इनकम आता हुआ दिखेगा। तो आगे चल के 390 करोड़ रुपया सालाना रेंटल इनकम सिर्फ और सिर्फ रिटेल सेगमेंट से आएगा इनको।
हॉस्पिटैलिटी पोर्टफोलियो का बात करें तो टोटल 2642 कीज है। यानी अगर ये होटल जो चलाते हैं उसमें कितने रूम्स है, टोटल 2642 रूम्स है। तो मिलियंस में अगर बात करें तो टोटल की आज के रेट में कितना है, 1368 रूम्स है। अंडर कंस्ट्रक्शन 779 रूम्स है। और फ्यूचर में प्लान है कि 495 रूम्स और आएगा। तो ऑल टुगेदर 2642 रूम्स हो जाएंगे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें कंपनी का कितना है, 2042 रूम में इनका इंटरेस्ट है। तो टोटल रेवेन्यू जो कलेक्शन आएगा ये 2642 रूम से, वो होगा 11,411 मिलियंस। ठीक है। और उसमें इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कितना होगा, 837 करोड़ के आसपास इनका इनकम होगा जो हॉस्पिटलिटी से आएगा। लैंड बैंक का बात करें तो आप देख सकते हो कि इनके पास टोटल कितना बड़ा लैंड बैंक है। तो लैंड एरिया जो टोटल है 375 एकड़ जमीन है। ये सारे प्रोजेक्ट्स आप डिटेल में देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कितना लैंड इनके पास है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। गोवा में है, पडिल में है, लखेश्वर में है, सोनेलहाली में है, तो बहुत सारे जगह में। तो बेसिकली सिटी का बात करें तो बेंगलुरु में, गोवा में, चेन्नई में, बेंगलोर, बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु। तो सारा मेजर जमीन इनके पास बेंगलोर में। तो 375 एकड़ जमीन है जिसमें इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है 349 एकड़ जमीन में इनका इंटरेस्ट है। तो पोटेंशियल डेवलपल मतलब ये जो जमीन है उसमें डेवलपेबल एरिया कितना हो जाएगा, 27 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलपेबल एरिया हो जाएगा। जिसमें इस कंपनी का इंटरेस्ट कितना होगा, 24 मिलियन स्क्वायर फीट में प्रेस्टीज का इंटरेस्ट होगा। तो ये पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो हम लोग को समझ में आ गया कि इनका अभी कितना रेंटल इनकम है, फ्यूचर में रेंटल इनकम कहाँ और कितना बढ़ सकता है, कितना इनका लैंड बैंक है, कितने इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं, आने वाले समय में क्या इनका प्लान है, कहाँ पर कितना प्रोजेक्ट्स आने वाला है। तो ये सब कुछ पूरा कंपनी के बारे में आइडिया लेने के बाद मेरे को जो इनका वैल्यूएशन लगता है आगे चल के, एंड अगेन इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ इंटेंशन यही है कि आप बिजनेस के बारे में पूरी तरह से जाने, पूरी तरह से समझे कि क्या कंपनी कर रही है, क्या अच्छा कर रही है, क्या खराब कर रही है, और फिर एक वैल्यूएशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें और फिर डिसीजन लें कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन आता है इस कंपनी का अभी जो नेटवर्थ है 9,257 का। अगर रियल एस्टेट में बुलिशनेस रहा तो ये नेटवर्थ एक साल में 9% से ग्रो कर सकता है, विच इज आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मार्केट कैप टू नेटवर्थ का जो वैल्यूएशन इनको मिलना चाहिए जो कि फिनिक्स मिल्स का है उसके आसपास तो कम से कम मिलना चाहिए अच्छे समय में। तो उसके हिसाब से इनका जो वैल्यूएशन आता है 690 रुपए के आसपास का आता है। और करेंटली ये जो प्राइस है 475 है। अभी मार्केट करेक्ट हुआ है तो शायद और थोड़ा करेक्शन इसमें आ गया होगा, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। हाँ, 458 रुपये। तो मैंने जिस समय कैलकुलेशन किया था ये 475 था, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ से थोड़ा सा और गिर गया। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है तो आपके लिए एक ये अच्छा अपॉर्चुनिटी के तौर पे कि ये 400 ये गिर के अभी 460 के आसपास राउंड फिगर में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से अपसाइड जो दिखता है 690 का दिखता है, प्रोवाइडेड रियल एस्टेट में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है सिचुएशन, तो फिर मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकता है कि इनका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 9% के बदले 7% का ग्रोथ रहेगा। इनको जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स मिलेगा वो 2.7 के आसपास का मल्टीपल मिलना चाहिए, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। तो वहां से इनका प्राइस 475 रुपये आता है। और जिस समय मैंने कैलकुलेशन किया था उस समय यही प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, यानी ये अपने फेयर वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये गिर के आज 460 रुपये है तो 15 रुपया का तो इमीडिएटली अपसाइड कभी भी देखने मिल सकता है अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो। और अगर बियरिश फेज में चला जाता है, रियल एस्टेट में कोई दिक्कत आने लगता है और रियल एस्टेट का डिमांड कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाइक हो जाता है, तो फिर एक्सपेक्टेड ग्रोथ 5% से बेसी का नहीं आएगा और मल्टीपल्स उस सिचुएशन में बहुत कम मिलेंगे। तो 2 का मल्टीपल से ज्यादा नहीं मिलता है अगर सिचुएशन खराब हो जाता है। तो वहां पर ये गिर के 350 रुपया तक नीचे आ सकता है, 350 345 रुपया तक नीचे करेक्शन में हम लोग को मिल सकता है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने मिला होगा, कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले भी वीडियोस का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिलते रहे और आप किसी भी तरह से नॉलेज से वंचित ना हो।
ठीक है, और वीडियोस को इसी तरह से लगातार देखते रहिएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप खुद अपने नॉलेज के बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने नॉलेज पे काम कर सके और मार्केट में नॉलेज के बेस पे काम करें, ना कि टिप के भरोसे। क्योंकि टिप जो दिया जाता है, फ्री टिप जो होता है ना, वो सबसे महंगा होता है। द कॉस्टलीस्ट एडवाइस इन द वर्ल्ड इज द फ्री एडवाइस। तो फ्री एडवाइस जब आपको मिले तो आप एकदम सावधान हो जाइए, उससे ज्यादा कॉस्टली एडवाइस कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो आपको ट्रैप करने के लिए ही आता है। इसीलिए कोशिश यही है कि आपको पूरा बिजनेस का नॉलेज दूं, कंपनी का नॉलेज दूं, इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताऊं, ताकि आप नॉलेज लेके खुद अपना डिसीजन लें, खुद अपने कन्विक्शन से मार्केट में इन्वेस्ट करें और अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न्स कमाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।